हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर 25 में पढ़ेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर और एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर, अर्थात ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट या सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का समतुल्य एसी सर्किट। तो जो हमारा हाइब्रिड पैरामीटर होता है इसको हम एच पैरामीटर भी कहते हैं। तो यह वह पैरामीटर होता है जो चार वेरिएबल इनपुट वोल्टेज बी आई, आउटपुट वोल्टेज बी आउटपुट, इनपुट करंट आई आई और आउटपुट करंट आई ओ से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एच पैरामीटर। जो ये एच होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइब्रिड। तो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो 3 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। यदि इसमें एक टर्मिनल इनपुट का बनाया जाए और दूसरा टर्मिनल आउटपुट का बनाया जाए तथा तीसरे टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट के बीच कॉमन रखा जाए, अर्थात जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है इसकी एक टर्मिनल जो है उसको तो हम इनपुट बना दें और हमारे जो दूसरा और तीसरा टर्मिनल है इसको क्या करें, हम इनपुट और आउटपुट के बीच में हम कॉमन रखें, तो हमें 2 पोर्ट का एक नेटवर्क प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, हमें 2 पोर्ट का एक नेटवर्क प्राप्त होता है। तो टर्मिनल के हम क्या कहते हैं, एक पेयर को पोर्ट कहते हैं। जो हमारा टर्मिनल का एक पेयर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। तो इस तरीके से 2 पोर्ट वाले नेटवर्क की जो ये 4 राशियाँ रहती हैं, हमारी 4 राशियाँ कौन सी हो गई? बी आई, आई आई और बी ओ और आई ओ। तो इनको एच पैरामीटर के लिए इनपुट पोर्ट जो हमारा रहता है बी आई, आई आई और आउटपुट पोर्ट क्या हो जाएगा हमारा बी ओ और आई ओ के रूप में हम शो करते हैं। तो इस कारण इस पैरामीटर को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। तो एच पैरामीटर के लिए जो इक्वेशन रहती है वो हमारी हो जाएगी बी आई ओ इज इक्वल टू एफ इंटू आई आई और बी ओ। तो इस तरीके से अगर हम इसके मैट्रिक्स फॉर्म की बात करें तो हमें ये मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से मिलेगी, जैसे कि बी आई और आई आउटपुट इज इक्वल टू एच आई आई और बी आउटपुट। तो इस तरीके से ये फॉर्म में हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो इस तरीके से एक बार अगर फिर से इसका रिवीजन करें तो जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है, हमारी 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है। इसमें एक टर्मिनल तो इनपुट का रहता है और दूसरा आउटपुट का रहता है। तो इस तरीके से जो हमारा तीसरा टर्मिनल रहता है इसको हम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमें नेटवर्क प्राप्त होता है तो वो हमें क्या, 2 पोर्ट का एक नेटवर्क प्राप्त होता है, जिसके लिए इक्वेशन हमने अभी ड्रॉ की, जो कि हमारी क्या थी, ये 2 पोर्ट वाले नेटवर्क की जो थी 4 राशियाँ थी। 4 राशियाँ कौन कौन सी थी हमारी? बी आई, बी ओ, आई आई और आई ओ, अर्थात इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो इस तरीके से अगर इसके फिगर की बात करें तो इसका ये फिगर शो हो रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा ये पोर्ट 1 हो गया, ये हमारा पोर्ट 2 हो गया। तो इसमें क्या है, हमारा
ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। जो तीसरा टर्मिनल है उसको क्या किया हमने, कॉमन कर दिया। तो इस तरीके से शुरुआत में पोर्ट 1 पे हमारा क्या है, 1 और कॉमन वाला टर्मिनल है, आउटपुट पे भी हमारा 1 और कॉमन वाला टर्मिनल है। तो इस तरीके से हमें जो इक्वेशन मिलती है टू पोर्ट नेटवर्क की, वो इस फॉर्म में मिलती है। ये हमारी इक्वेशन रही। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, समीकरण 2 हो गई। तो इस तरीके से जो समीकरण 2 है हमारा, बी आई इजकल टू क्या हो जाएगा, H11 I1 और प्लस H12 और BO। तो इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 प्राप्त करते हैं। तो जिससे जो हमारा I2 है वो क्या है, H12 I1 और H22 BO। तो इस तरीके से ये इक्वेशन रही। और BI हमारा क्या है, H11 I1 और H21 BO। तो इस तरीके से ये इक्वेशंस हमारी रही। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ H पैरामीटर की पैरामीटर को हम ज्ञात करना। तो जो हमारा H पैरामीटर रहता है, इसकी हम 2 स्थिति मान लेते हैं। इन 2 स्थितियों में हम H पैरामीटर को निकालेंगे, अर्थात H पैरामीटर का डिटर्मिनेशन करेंगे। कि पहली स्थिति क्या हो जाएगी, जब हम क्या करें, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर दें, अर्थात जो हमारा आउटपुट पोर्ट है उसे हम शॉर्ट सर्किट कर दें। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने केस 1 माना, जो हमारा फिगर 7 था पिछला, उसमें क्या किया हमने, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद क्या, ये हमारा जो आउटपुट पोर्ट है ये हमारा शॉर्ट सर्किट शो हो रहा है। तो शॉर्ट सर्किट है तो क्या होगा, बी आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा। तो समीकरण 3 और जो समीकरण 4 थी पीछे, BO और BI और IO वाली, तो उसमें क्या है, हमने BO का मान रख दिया। तो BI इजकल टू H11 I डिवाइड प्लस H12 इंटू 0, क्योंकि ये BO हमारा 0 है। तो इस तरीके से जो हमारा H11 आया वो H11 इजकल टू BI अपॉन II, कब, जब BO इजकल टू 0, अर्थात आउटपुट इजकल टू 0 है। तो इस तरीके से जो पैरामीटर H11 है इसको हम इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर भी कहते हैं। और जब आउटपुट पोर्ट क्या है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो हमारा H11 शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर कहलाता है। इसी प्रकार जैसे जो I आउटपुट है वो इजकल टू H21 II प्लस H22 BO। तो इस तरीके से जो हमारा ये था, तो इसमें क्या था, हमारा I आउटपुट इजकल टू H21 I1 II प्लस H22 0। तो यहाँ पर I हमारा H21 कितना आ गया, IU अपॉन II, जबकि B आउटपुट हमारा कितना है, 0 है। तो इस तरीके से जो हमारी ये समीकरण 6 प्राप्त हुई, इक्वेशन 6 प्राप्त हुई, इसमें H21 को हम फॉरवर्ड करंट गेन कहते हैं, जबकि जो हमारा आउटपुट पोर्ट है वो क्या है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसलिए H21 को हम शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड गेन कहते हैं, और जो हमारा H21 है वो क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड गेन रहता है। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 1 में हमने क्या किया था, आउटपुट वोल्टेज, मतलब जो इसके आउटपुट पोर्ट थे उनको हमने शॉर्ट कर दिया था। अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 से जो है इनपुट पोर्ट को अगर हम ओपन सर्किट कर दें, अर्थात जो हम इस केस 2 में कंडीशन रख रहे हैं कि इनपुट पोर्ट को तो हम ओपन कर दें, तो जब इनपुट पोर्ट को हम ओपन कर देंगे तो हमारा जो I1 इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी समीकरण 3 और 4 थी, तो उसमें क्या है, हम I1 का मान रखेंगे। तो BI इक्वल टू H11 इंटू 0 प्लस H12 BO हो जाएगा, और H12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BI अपॉन BO इंटू II इक्वल टू 0, जहाँ क्या है
H12 को हम रिवर्स वोल्टेज गेन कहते हैं, जबकि क्या है इनपुट पोर्ट हमारा ओपन सर्किट रहता है। तो इस तरीके से जो H12 पोर्ट है इसको हम सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन कहते हैं, और H12 इक्वल टू क्या होता है हमारा ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन HR। तो इसी तरीके से हम आई आउटपुट में वाली इक्वेशन में वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगा, H22 इक्वल टू बी आई अपॉन मतलब आई आउटपुट अपॉन BO, जबकि आई इनपुट इक्वल टू कितना है 0 है, अर्थात जो हमारा इनपुट पोर्ट है उसको क्या किया है हमने ओपन सर्किट कर दिया है। तो यहाँ पर जो H22 है इसको हम क्या कहते हैं आउटपुट एडमिटेंस कहते हैं, और जब इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट हो जाता है तो H22 को क्या है ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस कहते हैं। तो जो हमारा H22 है वो क्या है ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस HO से इसे हम शो करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों केस थे जिसमें कि हम डिटर्मिनेशन ऑफ H पैरामीटर कर रहे थे। अब हम बात करते हैं H पैरामीटर की सहायता से समतुल्य सर्किट बनाना, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट विद द हाफ ऑफ H पैरामीटर। तो फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट विद द हाफ ऑफ H पैरामीटर। तो इस तरीके से जो हमारी समीकरण 3 और समीकरण 4 थी उन इक्वेशन की से बात करते हैं। तो यही इक्वेशन थी हमारी Pi इक्वल टू HI II HR BO। तो समीकरण 3 और 4 से हमारा ये इक्वेशन का आउटपुट आ रहा है, और I आउटपुट इक्वल टू क्या हो गया हमारा IHF II प्लस HO BO। तो इस तरीके से जो हमारी इक्वेशन 3 थी वो हमारी क्या थी Bi इक्वल टू इक्वेशन 3 क्या थी Bi इज इक्वल टू H11 II प्लस H12 BO, और दूसरी इक्वेशन क्या थी IO इक्वल टू H12 II प्लस H22 BO। तो इस तरीके से ये दो इक्वेशंस थी। तो इन दो इक्वेशंस के हिसाब से हमारा जो H11 था वो क्या था हमारा शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर, जिसे हमने क्या कहा HI, तो यहाँ पे हमने HI लिख लिया। इसी तरीके से जो हमारा H12 था, तो H12 हमारा क्या था H12 था हमारा ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, जिसे हम क्या कहा HR कहा। और जो हमारा H12 था IO मतलब कि H21, जो हमारा H21 था, तो ये H21 हमारा जो था इसको हमने क्या कहा था शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन, जिसे हमने किससे शो किया HF से। इसी तरीके से जो हमारा H22 था, तो इस H22 को हमने किससे शो किया H आउटपुट से, अर्थात जो हमारा ओपन सर्किट आउटपुट एम्पीडेंस। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुई, जो हमने समीकरण 3 और 4 को इस फॉर्म में लिखा। तो जो ये समीकरण 7 है, इसके बाद ये हमारी कौन सी समीकरण आ गई समीकरण 7 आ गई। तो इस समीकरण 7 की जो प्रत्येक टर्म है इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नियम को हम क्या है लगातार इस सर्किट में से बनाना है, जो समीकरण 7 को क्या संतुष्ट करेगी। इसी तरीके से HR BO जो है एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जिसका मान किस पर निर्भर करता है हमारे B आउटपुट पर निर्भर कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा H पैरामीटर है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम हो जाएगी। तो इसलिए क्या है यह एक रेजिस्टेंस को शो करेगा, जबकि जो राशि HR है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नहीं है अर्थात। तो इसलिए क्या है यह मल्टीप्लाइंग फैक्टर को शो करेगा। तो इसी प्रकार जो हमारी इस इक्वेशन 8 है, तो इस इक्वेशन 8 की प्रत्येक टर्म क्या है कि इसकी यूनिट क्या होगी एम्पियर होगी, क्योंकि यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं, करंट की इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये एम्पियर होगी। और ऊपर किसमें था वोल्ट था, ऊपर वोल्टेज की बात कर रहे थे, तो ये हमारा क्या था वोल्ट था। तो इस तरीके से जो हमारी इक्वेशन 8 है इसमें एम्पियर मतलब किरचॉफ का करंट लॉ हम
लगाएंगे क्योंकि यूनिट एम्पियर है। तो किरचॉफ करंट लॉ को लगाकर हम क्या है, एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जो क्या है कि हमारी इक्वेशन 8 को संतुष्ट करेगा। तो इस तरीके से यदि हम फिगर की बात करें, ये हमारे फिगर दिए हुए हैं, ये हमारा हाइब्रिड इनपुट इक्विवेलेंट मॉडल हो गया और ये हमारा हाइब्रिड आउटपुट इक्विवेलेंट मॉडल हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा ये फिगर है, इसमें जो हमारा HF और II है, ये क्या एक डिपेंडेंट सोर्स को शो कर रहा है। तो डिपेंडेंट सोर्स को प्रदर्शित कर रहा है जिसका मान क्या है, हमारा II किस पर निर्भर कर रहा है, इनपुट करंट पर निर्भर कर रहा है। और चूंकि जो हमारा H आउटपुट है, इसकी यूनिट एम्पिडेंस एडमिटेंस की यूनिट होती है, अर्थात HO हमारा जो क्या है, ये क्या है, यूनिट एडमिटेंस की यूनिट होती है। और 1/HO क्या है, रेजिस्टेंस के सिंबल से शो कर रहा है, अर्थात रेजिस्टेंस के सिंबल को प्रदर्शित कर रहा है। जबकि जो हमारा HF है, तो ये HF हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर को शो कर रहा है, इसकी यूनिट कोई नहीं है। तो इस तरीके से जो ये HF रहा, तो ये क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये किसको शो कर रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा इक्वेशन मतलब फिगर 10 है और फिगर 11 है, इनको मिलाकर क्या है, हम AC समतुल्य सर्किट को बना सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम इसके समतुल्य AC सर्किट की बात करें, तो ये हमारा इसका AC समतुल्य सर्किट हो गया, जिसमें क्या है, एक 3 टर्मिनल डिवाइस को शो कर रहा है इसमें। तो इस तरीके से जो हमारा फिगर है, ये हमारा क्या है, हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल है, जहां हमारा जो HRBO है क्या है, वो वोल्टेज सोर्स है, और HIII क्या है, हमारा करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या, इनपुट और आउटपुट का मॉडल है, हाइब्रिड इनपुट इक्विवेलेंट मॉडल और हाइब्रिड आउटपुट इक्विवेलेंट मॉडल का कॉम्बिनेशन है। तो हम बात करते हैं हाइब्रिड मॉडल फॉर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। तो जो हमारा हाइब्रिड मॉडल रहता है, वो उसके फिगर की बात करें तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड मॉडल का फिगर रहा, जहां हमारा जो I है वो किसके इक्विवेलेंट है, IV के इक्विवेलेंट है। तो जो II है, ये क्या है, हमारी इनपुट करंट की RMS वैल्यू है, और IB क्या है, बेस करंट की हमारी RMS वैल्यू होती है। तो इस तरीके से जो हमारा BI इक्वल टू क्या होता है, ये BE। तो जो हमारा BI रहता है, ये क्या होता है, हमारा इनपुट AC वोल्टेज रहता है, और जबकि जो हमारा BVE रहता है, ये क्या रहता है, हमारा AC बेस एमीटर वोल्टेज। इसी तरीके से BO इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, BO इक्वल टू BCE। तो BO हमारा क्या रहता है, आउटपुट AC वोल्टेज रहता है, और BCE हमारा क्या है, AC बेस मतलब AC कलेक्टर एमीटर वोल्टेज रहता है। तो ये हमारा BO की जगह क्या हो गया, BCE। इसी तरीके से जो हमारा BI था, तो BI की जगह क्या हो गया, ये BVE। इसी तरीके से I आउटपुट इक्वल टू क्या हो गया, IC। तो जो हमारा I आउटपुट होता है वो क्या रहता है, AC आउटपुट करंट रहती है, और IC इक्वल टू क्या रहता है, हमारा AC कलेक्टर करंट। तो इस तरीके से ये हमारे शो होते हैं। तो जो चूँकि हमारा जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इसमें एमीटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट साइड में क्या है, कॉमन रहता है, अर्थात जो हमारा एमीटर टर्मिनल है वो क्या है, हमारा इनपुट और आउटपुट साइड में कॉमन रहता है, जैसा कि हमारे नाम से शो हो रहा है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड मॉडल, अर्थात यहाँ पे क्या है, एमीटर कॉमन है। तो इसलिए जो हमारी समीकरण 7 और 8 थी, इसमें हम H पैरामीटर में सबस्क्रिप्ट E जोड़ देते हैं, अर्थात जो हमारा H पैरामीटर है। तो इस तरीके से जो इक्वेशन हमारी 7 और 8 रहती है, उस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसको
जो ई को उस सब स्क्रिप्ट में जोड़ देते हैं। तो जैसे BV था, जो जैसे वोल्टेज BV थी, BV इक्वल टू HI IV और प्लस HR और BC थी। तो ये हमने ये BCE हो गई, ये हमारी IE हो गई और ये BVE हो गई। तो इस तरीके से इक्वेशन 9 और 10 हम प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड मॉडल की सहायता से ट्रांजिस्टर के पैरामीटर को ज्ञात करना, या कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड मॉडल। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर 2 पोर्ट नेटवर्क का एक फिगर है और इस नेटवर्क का जो हाइब्रिड फिगर है वो ये नीचे शो हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है, इनपुट वोल्टेज BI है, ये IJ है इनपुट, ये I आउटपुट है, ये रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस RL है। इसी तरीके से ये हमारा क्या है, इसका हाइब्रिड मॉडल है। ये भी हमारा RL है, ये II है इनपुट, ये हमारा RS है रेजिस्टेंस, ये हमारा सप्लाई BS दी हुई है। तो ये सेम इसका हाइब्रिड मॉडल है। तो जो हमारा H पैरामीटर रहता है, इससे जो संबंधित इक्वेशंस रहती हैं उसकी अगर बात करें तो ये हमारी इक्वेशंस रहती हैं। तो BI इक्वल टू HI माइनस HR, BI इक्वल टू HI I प्लस HR BO, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, IO इक्वल टू HF II प्लस HO BO। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। तो इसके लिए हम बात करते हैं करंट गेन से। तो जो करंट गेन है उसके बारे में हम देखते हैं। जो हमारा BO है वो क्या रहता है, माइनस IU RL। तो ये इक्वेशन हमारी 3 हो जाती है। अब BO का जो मान है वो हम क्या करें, इक्वेशन 1 में रख दें। तो हमने इक्वेशन 1 में ना मान रखा, तो इक्वेशन 1 में BO का मान रखने पर हम जो है इक्वेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो जो हमने इक्वेशन 1 की जगह रखा, हमने क्या किया, 2 में रखा, क्योंकि करंट गेन की बात कर रहे हैं। तो करंट गेन की इक्वेशन हमारी क्या है, 2 है। तो इस 2 इक्वेशन में हमने वैल्यू रखी, तो वैल्यू रख के हमें ये वैल्यूज़ मिली। तो इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया IO अपॉन I1 इक्वल टू HF अपॉन 1 प्लस HO RI। तो AI इक्वल टू IO अपॉन IN, II इक्वल टू क्या हो जाएगा, HF अपॉन 1 प्लस HO RL। चूँकि जो RL है वो हमारा I से बहुत छोटा है, ये इस तरीके से ये हमारा क्या बहुत छोटा है। तो AI इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा HF के। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, करंट गेन के लिए पैरामीटर आया, जिसमें कि हमारा AI का इक्वल टू है किसके, HF के। अब हम बात करते हैं वोल्टेज गेन की। तो ये इक्वेशन हमारा वोल्टेज गेन के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण जो 4 थी, आई थी AI इक्वल टू IO अपॉन II इज इक्वल टू HF अपॉन HO इंटू RL। तो इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं कि हम II की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो II की वैल्यू हमारी आ गई। तो समीकरण 3 से हम क्या कर रहे हैं, IO का मान रख ले रहे हैं। जो हमारी समीकरण 3 थी तो उससे हमने BO इक्वल टू माइनस IO RL था, तो हम इक्वेशन से रख रहे हैं। तो IO इक्वल टू क्या हो रहा है, BO अपॉन RL हो रहा है, अर्थात माइनस BO अपॉन RL। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 6 में रख दे रहे हैं। तो समीकरण 6 में वैल्यू रखने के बाद ये हमें इक्वेशन 7 प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो समीकरण 7 से है, इसका मान हमने रख के इसे सॉल्व किया और सॉल्व करके हमें AB मिल गया, अर्थात जो हमारा HI है वो ग्रेटर देन है HI माइनस HO HF HR RL। तब क्या है, हमारा AB किसके समतुल्य है, माइनस HF RL अपॉन HI के। अगर हम इसके इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो इसका इनपुट इम्पीडेंस के लिए हम क्या समीकरण 3 में BO का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो BI वाली इक्वेशन जो हमारी थी उसमें हमने वैल्यू रखी, वैल्यू रखे हमने क्या किया,
हमें मिला ए आई इजकल टू आई यू अपॉन आई आई। तो आई यू इजकल टू कितना हो जाएगा, ये आई आई है, तो ए आई यू इजकल टू ए आई आई आई। तो इस तरीके से ये समीकरण 10 आ गई, और समीकरण 10 में से क्या है, हमने आई यू का मान समीकरण 9 में रख दिया। तो इस तरीके से समीकरण 10 से हमने वैल्यू रखी और हमें ये इक्वेशन मिली। आगे हमने इसे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे हमें ये वैल्यू मिली। इसके बाद समीकरण 6 से तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमें मिलती है, जिसमें बी आई इजकल टू एच आई माइनस एच आर आर एल इंटू ए आई इंटू आई आई है, और बी आई अपॉन आई आई इजकल टू क्या हो जाएगा, इससे हो गया ये हमारा बी आई अपॉन आई आई हो गया जेड आई। तो जेड आई की इक्वेशन ये हमें मिल गई। तो जो समीकरण 4 से है वो ए एफ इजकल टू एच एफ अपॉन 1 प्लस एच जीरो आर एल है। तो इस तरीके से ये हमें इक्वेशन मिल जाती है, और जेड आई इजकल टू ये आ जाता है, जबकि हम क्या करते हैं ए आई की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो रखने के बाद आ रहा है, तो यदि जो हमारा एच आर आर एल एच एफ अपॉन 1 प्लस एच ओ आर एल है, ये यदि बहुत छोटा है एच आई से, तो जेड आई भी क्या है, जेड आई लगभग बराबर होगा एच आई के, क्योंकि अगर ये सब छोटा है तो एच आई में पे कोई वो लॉस नहीं होगा, तो ये लगभग बराबर होगा हमारे जेड आई के। अगर हम पावर गेन की बात करें तो पावर गेन ए पी इजकल टू क्या होता है, ए आई इंटू ए पी। तो ए पी इजकल टू क्या होता है, ए आई की वैल्यू रख दी हमने और ए बी की वैल्यू रख दी। तो इस तरीके से ये हमारा वैल्यूज़ हो गई। तो इस तरीके से वैल्यूज़ हो गई, वैल्यूज़ को सॉल्व किया रखने के बाद, और ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन 12 आ गई। तो ये हमारा पावर गेन हो गया। अब बात करेंगे आउटपुट इम्पीडेंस की। तो ये हमारा आउटपुट इम्पीडेंस के लिए हाइब्रिड मॉडल है, जबकि क्या है बी एस इजकल टू 0 है। तो एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज रहता है और आउटपुट करंट रहता है, उसके अनुपात को एम्पलीफायर का इनपुट सोर्स शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अर्थात यदि एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज है और आउटपुट करंट है, उसके अनुपात को हम जब एम्पलीफायर के आउटपुट इनपुट सोर्स के शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस कहते हैं। तो इस तरीके से जो ये फिगर है, इसमें हम इनपुट सोर्स को शॉर्ट करते हैं, अर्थात बी एस इजकल टू 0 हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या किया, हमने इसे सॉल्ट कर दिया, तो ये सॉल्ट रहा। अब हमें यहाँ पे क्या है, बी एस इजकल टू 0 प्राप्त हो रहा है। तो हम इस तरीके से मॉडल में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए हम लगाने के बाद जो है हमें इक्वेशन मिलेगी, और उस इक्वेशन के लिए तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन रहती है, जो हमारा क्या है, हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया। तो आई आई आर एस माइनस आई आई एच आई आर एच आर बी ओ इजकल टू 0। तो आई आई इंटू आर एस प्लस एच आई एच आर इजकल टू बी ओ। तो आई आई इजकल टू एच आर बी ओ अपॉन आर एस प्लस एच आई। इस तरीके से जो इक्वेशन 13 है, इस 13 में आई वन का मान हम समीकरण 2 में रखने पर, तो आई ओ इजकल टू एच एफ आई आई एच ओ बी ओ। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमें मिलती है। आगे बात करें तो आई ओ इजकल टू एच एफ माइनस एच आर बी ओ अपॉन आर एस एच आई एच ओ बी ओ, और आई यू इजकल टू माइनस है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, तो बी ओ अपॉन आई यू आ जाता है। ये आई यू को हम इधर लेगा, बाकी इक्वेशन को इधर लेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, जेड ओ हो गया। तो जेड ओ से ये इक्वेशन आ गई। यदि हमारा एच ओ जो है ये बहुत बड़ा है एच एफ अपॉन आर एस, तो ये हमारा क्या है, लगभग जेड ओ इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एच ओ के। तो इस तरीके से ये हमारा आउटपुट इम्पीडेंस के लिए इक्वेशन रहा। अब हम बात करते हैं अनुमानित हाइब्रिड मॉडल, अर्थात अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल की। तो कॉमन एमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इसमें अनुमानित हाइब्रिड मॉडल के लिए जो एच पैरामीटर्स के मान रहते हैं, वो एच आई इजकल टू लगभग 1 किलो ओम के बराबर होता है, एच आर ई
2.5 इंटू 10⁻⁵, HFE 50 और HBE 25 माइक्रो। ये हमारा हाइब्रिड अनुमानित मॉडल का फिगर है, जहाँ पे ये हमारी सप्लाईज है, ये HI हो गया, ये RS हो गया, ये HRVO हो गया, HFII हो गई। तो इस तरीके से ये सारे फिगर में चीज़ें हैं। तो यहाँ हमें ज्ञात करेंगे करंट गेन। तो करंट गेन IO इक्वल टू क्या होता है, HFII। तो इस तरीके से जो हमारा है IO इक्वल टू HFII और IO अपॉन II इक्वल टू क्या हो जाएगा, HF। तो AI इक्वल टू HF। तो इस तरीके से इक्वेशन 2 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। वोल्टेज गेन की बात करें तो BO इक्वल टू माइनस IORL और IO इक्वल टू HFII। तो II इक्वल टू BI अपॉन HI। इस तरीके से हम समीकरण 5 से II का मान क्या है समीकरण 4 में रखेंगे। तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिलती है, IO इक्वल टू HF BI अपॉन HI। जो समीकरण 6 से हम IO का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है, BO इक्वल टू माइनस HF BI अपॉन HI RL। तो BO अपॉन BI इक्वल टू माइनस HF अपॉन HI RL हो जाएगा। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, HF अपॉन HI। अगर हम पावर गेन की बात करें तो AP इक्वल टू AB इंटू AI, AP इक्वल टू HF इंटू माइनस HF HI और AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, IF स्क्वायर RL अपॉन HI। तो इस तरीके से हमारा इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस है वो B1 इक्वल टू IN H1 हो जाएगा, BI अपॉन I1 इक्वल टू H1 और ZI इक्वल टू HI हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आउटपुट इम्पीडेंस की। तो इनपुट सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो आउटपुट इम्पीडेंस के लिए इनपुट सोर्स को हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट किया। तो इस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट होने के बाद हमारा जो II है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो II 0 होने से क्या HFII भी 0 हो जाएगा। तो I आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Z आउटपुट जो होता है BO अपॉन II। तो II 0 होने से BO क्या है, BO की वैल्यू रहेगी और Z आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा Z आउटपुट। तो इस तरीके से ये हमारा आउटपुट इम्पीडेंस के लिए सर्किट शो होगा। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर अभिलक्षणों की सतह से H पैरामीटर की, तो जो कॉमन एमीटर मोड है इसमें H पैरामीटर के जो फॉर्मूले रहते हैं वो ये रहते हैं। तो HI इक्वल टू डेल्टा BI अपॉन डेल्टा II इक्वेशन 1 के लिए रहेगा। ये हमारी इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 रह रहा है। तो इस तरीके से जो हम HI की गणना करना है, तो HI की गणना के लिए हम जानते हैं कि HI इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा BC अपॉन डेल्टा BE अपॉन डेल्टा IB, जबकि BC क्या है, कांस्टेंट है। तो जो हमारा जो फिगर है इससे हम शो कर रहे हैं कि जो हमारा ये IB के लिए फिगर हो गया और ये हमारा BBE के लिए हो गया, जबकि जो हमारा BC है उसकी कांस्टेंट पर हम वैल्यूज़ लेते हैं। तो इन कांस्टेंट पर वैल्यूज़ लेने पे हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं उनको हम लिखते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फिगर जैसे इसमें हमारी इनपुट अभिलक्षण शो हो रहा है, जो क्या है BC इक्वल टू 20 वोल्ट तक खींची गई है और जो BB में है वो 0.03 का परिवर्तन होने पर क्या है, IB में 10 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन होता है। तो IB इक्वल टू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5 माइक्रो एम्पियर। तो IB इक्वल टू इतना, तो डेल्टा BC इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को रख के सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें HRE की कैलकुलेशन की, तो HRE इक्वल टू डेल्टा BC अपॉन डेल्टा BC, जबकि क्या है हमारा IB कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम ये हमारा IB है जो कि कांस्टेंट है, ये हमारा BB है और ये BC की वैल्यूज़ हैं। तो जो हम क्या है BC के विभिन्न मानों पर यहाँ पर वैल्यूज़ खींचते हैं। तो IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर पर BC में परिवर्तन क्या है, 20 वोल्ट का हो रहा है और BB में परिवर्तन 0.04 वोल्ट का 0.04 होता है। तो
तो इस तरीके से जो हमारा HFE था इसकी हमने गणना कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम, ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट है वो दी हुई है जिसमें हमारी IB के विभिन्न मानों पर खींची गई है, जबकि जो हमारा BCE है वो हमारा 12 वोल्ट पर और IB का मान 20 माइक्रो एम्पियर से 40 माइक्रो एम्पियर में परिवर्तित होने पर क्या है जो मान रहता है वो हमारा 1.5 माइक्रो एम्पियर से 3.2 माइक्रो एम्पियर के बीच में परिवर्तित होता है। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा HFE आता है वो हमारा 43 आता है। यदि हम बात करें HOE की गणना की, तो HOE की गणना के लिए हम क्या करते हैं कि जो अभिलक्षण है इसमें IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर पर IC में परिवर्तन किया जाता है। जो परिवर्तन किया जाता है तो हमें डेल्टा IC और BCE ज्ञात करने के लिए HOE की हम गणना करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा डेल्टा IC रहता है वो 1.8 माइनस 1.7 हो जाएगा, जिससे कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो -1 मिली एम्पियर आएगी। और डेल्टा BC हमारा 12 माइनस 6.5 वोल्ट रहेगा, जिससे कि जो हमारी वैल्यू है वो 5.5 वोल्ट आएगी। और जो हमारा HBE है वो क्या होता है, डेल्टा V IC अपॉन डेल्टा V CE, जबकि मतलब IB हमारा कांस्टेंट हो। तो इस तरीके से HBE हमारा क्या आ जाएगा 18 माइक्रो सेकेंड। तो इस तरीके से हम यहाँ पे HOE की गणना कर सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, तब तक थैंक यू।